देखिए कि अभी तक हमने जो देखा है वो किस तरह से डेवलपमेंट हुआ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का। फिर से मैं आपको पुरानी स्लाइड के अंदर लेके जाना चाहूँगा कि एक साइड के ऊपर गांधी थे और एक साइड के ऊपर अदर लीडर्स जो हुआ करते थे, उनके बीच में कंटेम्प्रेरी किस तरह से पैरेलल स्ट्रगल चलता था या इंडियन नेशनल मूवमेंट किस तरह से चल रहा था। 1922 से लेके 1924 तक इनफैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि पॉलिटिकल वैक्यूम था गांधी की साइड के ऊपर, वो जेल के अंदर थे और यहाँ पे आपके स्वराजिस्ट और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चल रही थी। 1924 से ही गांधी जेल से बाहर आना शुरू कर देते हैं और वहाँ से ही आपके कंस्ट्रक्टिव वर्क, जो कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ है, जो संगठन का काम करना था, लोगों के अंदर फिर से अपनी आवाज़ पहुँचानी थी, उसको ही कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। 1925 से लेके ये कंटिन्यूएंस होता है। 1928 तक आते आते फिर से यहाँ पे साइमन कमीशन के दौरान आपको थोड़ी बहुत पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिलती रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे हमने ये भी देखा कि किस तरह से, और साइमन कमीशन के बाद गांधी के साइड के ऊपर जो मेन मूवमेंट उसके बाद जो शुरू हुआ 1930s के अंदर, जिसे कहा जाता है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय कानून भंग भी कहते हैं, जो हम लोग 1930s के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ आ जाते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, HRA की स्थापना, उसके साथ साथ काकोरी कॉन्स्पिरेसी अभी तक हमने देख ली है, HSRA की स्थापना 1928 के आसपास का समय, और यहाँ पे लाहौर कॉन्स्पिरेसी भी डेवलपमेंट हुआ। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे मेन डेवलप हो रही थी ना बैकग्राउंड के अंदर, वहाँ पे एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मुस्लिम लीग, और उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि 1927 वाला जो समय है वो मुस्लिम लीग के वहाँ पे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, उसको जानने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको 1928 के आसपास का समय लेके जाना चाहूँगा, जिसे हम लोग साइमन कमीशन के दौरान में पढ़ते हैं। देखिएगा कि 1928 का समय, साइमन कमीशन भारत के अंदर आता है, उसका प्रोटेस्ट होगा। वही प्रोटेस्ट के अंतर्गत जब साइमन कमीशन लाहौर के अंदर जाएगा तो लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट करेंगे। वो लाला लाजपत राय जब वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो उनको लाठी लग जाती है। लाठी लगते लगते वो गुजर जाएंगे और भगत सिंह ने ये पूरी की पूरी वाकया देख ली होगी, और उसके बाद भगत सिंह उसका बदला लेने के लिए पूरा का पूरा सॉन्डर्स की खून करेंगे, जिसे कहा जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। वहाँ से ही हम लोग थोड़ा अभी साइमन कमीशन के अंदर जो बैकग्राउंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस तरह से होते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि साइमन कमीशन भारत आया, बट क्यों अचानक ही उसका प्रोटेस्ट बढ़ रहा था? Why the Indians were protesting against the Simon Commission? Which of the following reasons is responsible behind the protest of Simon Commission in India? ऐसी क्या हो गया था? देखिए कि it was a 7-member commission which was an all English, basically all white commission to look for the constitutional reforms in India. बोले अंग्रेजों ने एक कमीशन की स्थापना की और कमीशन के तहत ये बताया कि हम लोग यहाँ पे भारत के लिए संविधान खोजने के लिए कटिबद्ध है, उसको बनाने के लिए, और उसके अंदर कोई भी भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं। बोले यू वांट टू मेक अ constitutional advance in India, you want to make a constitution for India and no Indian is there in the committee itself. बोले कभी देखा है ऐसा आपने? बोले भारत के लोगों के लिए कुछ बनाना हो और उसके अंदर कोई भारत के लोगों का पार्टिसिपेशन ही नहीं। एंड एज ए रिजल्ट यू विल सी लार्ज स्केल प्रोटेस्ट इरप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। साइमन कमीशन की जब घोषणा की जाती है तो उसके बैकग्राउंड के अंदर दिसंबर 1927 के अंदर कांग्रेस का सेशन होगा मद्रास के अंदर। याद रखिएगा 1927 मद्रास सेशन एट कांग्रेस, वो एक रिजोल्यूशन पास करता है दैट वी विल बी बॉयकॉटिंग साइमन कमीशन एट ईच एंड एवरी फॉर्म। और ये बॉयकॉट के तहत लेटर ऑन आपकी और भी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उस टाइम के अंदर, जैसे एक तो कांग्रेस जो थी, उसके जो मेन लीडर उस टाइम के अंदर 1927 के आसपास हुआ करते हैं मोतीलाल नेहरू जैसे लोग थे। मुस्लिम लीग थी, वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लीडर्स उभर के आ रहे थे, और साथ ही साथ हिंदू महासभा, यहाँ पे NC केलकर जैसे जो लोग थे जो रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप से अलग होकर एक पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ आगे बढ़ रहे थे, वो भी बोलेंगे कि हम लोग ये बॉयकॉट के अंदर कांग्रेस के साथ है और हम लोग का एक पूरा का पूरा जॉइंट प्लेटफॉर्म यहाँ पे डेवलप होगा। वाई द कॉरेस्ट ऑफ प्रोटेस्ट, मैंने आपको बताया कि साइमन कमीशन फरवरी 1928 के अंदर यहाँ पे भारत के अंदर पैर रखेगा और तुरंत ही भारत के अंदर अलग अलग जितने भी प्रदेशों के अंदर आवाज़ यहाँ पे बुलंद हो जाएगी। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापिस जाओ, और भारत के अलग अलग विस्तारों के अंदर आपको हड़ताल देखने को मिलेगी, रैलीज देखने को मिलेगी,
काले झंडों के साथ सब लोग ने डेमोन्स्ट्रेशन किया। तो इस तरह के आपको साइमन गो बैक के नारों के साथ देखने को मिल रहेगा। साइमन कमीशन जब भारत के अंदर पैर रखता है, जब बॉम्बे से आता है, वो बाय शिप आए थे और वहाँ पे बॉम्बे के अंदर उसी दिन हड़ताल रख दी गई थी और जहाँ से भी आपका जॉन साइमन और उसका जो पूरा का पूरा कॉन्वॉय पास होता था, सब उसको काले झंडे दिखाते रहते। अब देखिएगा कि साइमन कमीशन जब भारत के अंदर आया तो उसी के बैकड्रॉप के अंदर इंडिया के अंदर कांग्रेस की द्वारा और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस की तरफ खुद से एक प्रयत्न करेंगे जिसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि भारत के लोगों को पसंद नहीं आया कि ये साइमन कमीशन आपने भेज दिया जिसके अंदर कोई भी इंडियन नहीं, और आपको काम क्या करना है कि भाई भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। एज अ रिजल्ट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज मेट इन February 1928। एक कॉन्फ्रेंस होती है, आपकी 3 मेजर पार्टीज कौन सी थी? कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। ये तीनों की तीनों मिलती है और मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाती है कमेटी के अंदर, और जिसे बोला जाता है नेहरू कमेटी। और उनको बोला जाता है कि आप एक भारत के लिए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ये साइमन कमीशन के ऊपर हम लोग को फोकस नहीं करना। सेकेंडली, ये जो मोतीलाल नेहरू की कमेटी थी, जिसे नेहरू कमेटी भी बोला जाता है, इसके और भी लीडर्स हुआ करते थे जैसे तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS आने, मंगल सिंह, अली इमाम, सुहेब कुरैशी एंड GR प्रधान जैसे आदि इत्यादि लीडर्स who were associated with the Nehru committee and they were also the part of the all parties conference. Okay, which of the following were associated with Nehru report? All of them were associated with Nehru report. ये जितने मेंबर्स थे ये सब नेहरू कमेटी के अंदर एक मेंबर हो गए और ये लोग ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं मोतीलाल नेहरू, उसके अंदर ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट कराते रहते हैं। फाइनली नेहरू कमेटी 6 महीने के आसपास तक आते आते यहाँ पे अपना समय लेगी और अपने रिकमेंडेशंस दे देगी। ये अपने रिकमेंडेशंस किस तरह से देती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला रिकमेंडेशंस जो नेहरू कमेटी देती है, जिसे हम लोग नेहरू रिपोर्ट भी बोलते हैं, जिसका नाम था, जिसे अंदर बोला गया है दैट वी आर डिमांडिंग अ डोमिनेंट स्टेटस इन इंडिया। हम लोग भारत के अंदर डोमिनेंट स्टेटस, जो सेल्फ गवर्निंग जो आपकी कॉलोनीज थी, उसी का ही बेस बना के यहाँ पे हम लोग डिमांड कर रहे हैं। सेकेंडली, ये जो नेहरू कमेटी जो थी ना, इट ऑल्सो रिजेक्टेड दी सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स इसने बताया है देयर शुड बी जॉइंट इलेक्टोरेट्स विद सीट्स रिजर्व्ड फॉर माइनॉरिटीज। जैसे आज की तारीख में है ना, जॉइंट इलेक्टोरेट्स विद सीट रिजर्व्ड फॉर द मेंबर्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो उसी तरह से 1928 के अंदर नेहरू कमेटी बताती है कि हम लोग यहाँ पे क्या डिमांड कर रहे हैं, हम लोग डिमांड यही कर रहे हैं कि हम लोग ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स आपने जो बनाए हैं उसको बंद कर दो। खाली मुस्लिम के लिए वोट करे, सिख के लिए वोट करे, वो गलत है। और उसकी जगह पे हम लोग डिमांड कर देते हैं कि यहाँ पे जॉइंट इलेक्टोरेट्स रखा दो। साथों साथ नेहरू कमेटी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की भी बात करेगी और फंडामेंटल राइट्स भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। देखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स के लिए कांग्रेस का एक सेशन होता है 1931 के अंदर, जो सबसे मेन होता है, बट उसके बैकग्राउंड के अंदर ये जो पूरा का पूरा नेहरू कमेटी होता है वो भी फंडामेंटल राइट्स के लिए थोड़ी बहुत बातें करती रहेगी। नाउ यू सी दैट द फंडामेंटल राइट्स, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, आपकी रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, डोमिनेंट स्टेटस, इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बता दिया कि माइनॉरिटीज़ के जितने भी इंटरेस्ट होंगे, उनके कल्चरल इंटरेस्ट है, रिलीजियस इंटरेस्ट है, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खास करके यहाँ पे इन्होंने बताया है दैट वी आर अडॉप्टिंग अ मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म कैसा कि दैट द स्टेट विल बी डिसोसिएटेड फ्रॉम द रिलीजन। राज्य और धर्म के बीच में यहाँ पे आपका कोई आपका रिलेशन नहीं होगा। अगर आप आज की तारीख में देखोगे भारत के अंदर स्टेट एंड रिलीजन, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, वही है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन सेक्युलरिज्म बताता है वो यही बताता है, इक्वालिटी अमंग ऑल रिलीजन। तो सबको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा है। यहाँ पे ये जो नेहरू कमेटी यहाँ पे जो रिलीजन की बात करेगी वो क्या बताती है, इट टॉक्स फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म दैट द स्टेट एंड रिलीजन should not have any kind of references towards each other, should not be related to each other, they should be disassociated from each other। अब आप देखिएगा कि ये डिसएसोसिएशन के साथ साथ यहाँ पे ये चीज़ भी एक बोल दी गई है कि खाली मुस्लिम्स, जिन लोग को डर लग रहा है कि आपके ऊपर मेजोरिटी ये पूरा का पूरा रूल करेगा, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा का पूरा यहाँ पे नेहरू कमेटी उसके लिए भी कटिबद्ध थी। अब देखिएगा कि यहाँ पे ये जो चीज़ मुझे आपको जो डिस्कस कराना है वो यही है, वो है रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड जॉइंट इलेक्टोरेट्स फॉर सीट्स रिजर्व्ड पर्टिकुलरली विथ माइनॉरिटीज।
सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड याद होगा तो ये कब आया था भारत के अंदर, 1909 के अंदर, जब मुस्लिम्स को लेके इन्होंने सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट्स की स्थापना की। उसके बाद 1919 तक आते आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, द सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर एक्सटेंडेड टू द सिख, एंग्लो इंडियंस, पारसीज एज वेल एज द यूरोपियन कम्युनिटी। अब ये नेहरू कमेटी 1928 के अंदर आती है, ये बोलती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को खत्म कर दो। अभी नेहरू कमेटी किसने बनाई थी? इट वॉज एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। याद करो अभी आगे की 2 स्लाइड्स, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और आपकी हिंदू महासभा। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में 1916 के अंदर अगर आपको पता होगा कि लखनऊ पैक्ट हो गया था, तो मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट क्यों किया भाई साहब? मुस्लिम लीग के बहुत सारे मेंबर्स थे जो नेहरू कमेटी के अंदर अपने सभ्य को बनाए रखे थे, तो द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड इट एंड मुस्लिम लीग डिड नॉट रिजेक्टेड टू द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। नेहरू कमेटी के अंदर मुस्लिम लीग यहाँ पे एक मेंबर हुआ करती थी, और ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल था 1916 के अंदर जब लखनऊ पैक्ट हुआ, उनके बीच में समझौता हो गया था। कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई साहब आप अलग है, हम अलग है, आप पॉलिटिकल एंटिटी के तौर के ऊपर अलग हो गए, हम लोग अलग है, और हम लोग को एक कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के तहत ही काम करना है। बाकी मुस्लिम्स के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स रखने हैं उसको लेके इन्होंने कोई भी डिमांड नहीं रखी थी। अब देखिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 1916 के अंदर जब लखनऊ पैक्ट को एक्सेप्ट किया गया है, तो यहाँ पे 1928 के अंदर मुस्लिम लीग ने किस तरह से एक्सेप्ट किया? व्हाई डिड दी मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड दी सेपरेट इलेक्टोरेट्स? अब देखिए कि एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, उसका मैं थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दे देता हूँ। अब हम लोग थोड़ा बहुत चले जाते हैं बैकग्राउंड के अंदर। 1927 मैंने आपको बताया कि फरवरी 1928 के अंदर नेहरू कमेटी की फॉर्मेशन की जाती है, उसकी स्थापना की जाती है। अब दिसंबर 1927, 2-3 महीने थोड़ा हम लोग पहले चले जाते हैं, और पहले जाते जाते मैं मुस्लिम लीग ने किस तरह से डेवलप किया, ये पूरे पूरे कंसेंसस के ऊपर कैसे है, उसके ऊपर फोकस करा देता हूँ। ये दिसंबर 1927 के अंदर, दिसंबर 1927 के अंदर मुस्लिम लीग का एक सेशन होता है, और ये सेशन के अंदर मुस्लिम लीग 4 प्रपोजल लेके आती है। दिल्ली के अंदर ये सेशन होता है, इसके लिए इसे बोला जाता है दिल्ली प्रपोजल। अब याद रखिएगा कि दिल्ली को लेके 3-4 चीज़ें हैं। एक है दिल्ली प्रपोजल, दूसरा है दिल्ली मैनिफेस्टो, और तीसरा है दिल्ली पैक्ट। दिल्ली प्रपोजल किसने दिया है, दिल्ली मैनिफेस्टो किसने दिया है, दिल्ली पैक्ट के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है? तो नाम खाली दिल्ली है, उसके आगे पीछे के जो वर्ड्स है वो चेंज होते रहेंगे। ओके, दिल्ली प्रपोजल वाज रिलेटेड टू मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग यहाँ पे दिसंबर 1927 के अंदर अपना एक प्रपोजल रखती है। प्रपोजल के तहत मुस्लिम लीग सबसे पहले क्या बात करेगी? दैट द जॉइंट इलेक्टोरेट शुड बी देयर इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स विद सीट रिजर्व फॉर मुस्लिम्स। बोले आइला, मुस्लिम लीग ही एक्सेप्ट कर रही है। जो 1916 के अंदर मुस्लिम लीग सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए तैयार हो रही थी, एक्सेप्ट कर दिया था, उसके लिए झगड़ रही थी, वो 1928 के अंदर 27 के आस तक आते आते थोड़ा बैकग्राउंड के अंदर यू टर्न मार रही है। सेकेंडली ये और क्या बताता है? बोले 1/3 ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव। साथों साथ पंजाब और बंगाल के अंदर जो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन है ना, वो अपनी संख्या के आधार के ऊपर होगा, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। अभी आपको जानकारी थोड़ी बहुत होगी तो पंजाब और बंगाल के अंदर तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 50-60% थी, तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, 1/3 से भी बढ़ सकता है, ऑलमोस्ट 50% हो सकता है। साथों साथ इन्होंने ये भी मांग कर दी, वो था फॉर्मेशन ऑफ 3 मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स, दैट इज सिंध, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अब आप देखिएगा कि नेहरू कमेटी का जो सबसे पहला या वो जो प्रपोजल था वो क्या था? नेहरू कमेटी का प्रपोजल नंबर 2, वो बताता है रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड जॉइंट इलेक्टोरेट्स विद सीट रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज। तो ये जो नेहरू कमेटी का रिकमेंडेशन था ना, उसने ये दिल्ली प्रपोजल से ही लिया हुआ था। और दिल्ली प्रपोजल के अंदर और 3 भी चीज भी बोली गई थी। बोले 1/3 आपका 1/3 जो प्रतिनिधित्व होगा वो कौन करेंगे? मुस्लिम्स करेंगे। बोले पंजाब और बंगाल के अंदर अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। साथों साथ आपकी जो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स है, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बोले इन तीनों के अंदर भी आपको डिमांड करनी पड़ेगी। नेहरू कमेटी के अंदर ये 3 चीज़ें भी जब मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी, तो पहले को छोड़ के बाकी के 3 पॉइंट्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है नेहरू कमेटी। एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी, दो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लीग वाज एक्सेप्टेड बाय नेहरू कमेटी, द अदर्स वर रिजेक्टेड। साथों साथ यहाँ पे आप देखोगे कि जब ये पूरा का पूरा मुद्दा आगे चलता है, दिसंबर 1928 तक का समय आ जाता है, और कलकत्ता के अंदर इनकी फिर से एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है। मोहम्मद अली जिन्ना जब यहाँ पे ये पूरी की पूरी डिमांड करेंगे, और ये नेहरू कमेटी के अंदर 3 अमेंडमेंट्स की डिमांड करते। नेहरू कमेटी को बताते हैं कि भाई साहब आपने जॉइंट इलेक्टोरेट तो लेके आ गए,
पर बाकी के 3 मुद्दे कहाँ गए? कौन से 3 मुद्दे? बोले वही 3 मुद्दे, बोले आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पंजाब और सिंध को लेके अलग स्टेट बना दो, मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट बलूचिस्तान वाले। साथों साथ यहाँ पे मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन 1/3 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर होना चाहिए और पंजाब और बंगाल के अंदर उनकी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन साइज होना चाहिए। नेहरू ने मना कर दिया। दिसंबर 1928 के अंदर जब आपके कांग्रेस की जब सेशन हो रहा है, जब ऑल पार्टी कांग्रेस इनकी जो पूरी कॉन्फ्रेंस होती है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर एक साइड के ऊपर मुस्लिम लीग अपना प्रपोजल रखती है, नेहरू उसको मना कर देते हैं एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी कि इनके बीच में थोड़ी टग ऑफ वॉर चल रही थी। थर्डली, जब ये मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस की बात की गई ना, तो आपकी मुस्लिम लीग नाम की हिंदू महासभा नाम की जो पार्टी थी ना, वो भी कूद पड़ती है। बोले भारत के अंदर कोई भी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस नहीं होने चाहिए एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी कि हिंदू महासभा अपने हिसाब से अपोज कर रहा था। मुस्लिम लीग का जो माननी थी कि आपने पहली मांग तो कर दी दिल्ली प्रपोजल की, पर बाकी की 3 मांग आपने एक्सेप्ट नहीं की तो हम लोग नहीं मानेंगे। नेहरू तो बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जब ये पूरी की पूरी मुद्दे यहाँ पे और गरमरा जाते हैं और जब मुस्लिम लीग की कोई भी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो इसी के प्रोटेस्ट में जिन्ना अपने 14 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा करेंगे, जिसे कहा जाता है जिन्नास फेमस 14 पॉइंट विच बिकम्स द बेस ऑफ पाकिस्तान। ये 14 डिमांड करते हैं जिन्ना, जो दिसंबर 1928 के अंदर जो आपकी नेहरू कमेटी का जो रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना था तो किस बेसिस के ऊपर एक्सेप्ट करना था, आपको अमेंडमेंट करने थे कि नहीं करने थे, उसी को लेके ये पूरा का पूरा डिमांड चलता रहता है। तो कौन से 14 पॉइंट से आप देख लीजिएगा, हर एक के हर एक। जनरली अगर आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, वहाँ मतलब पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसके अंदर आपको याद रखने पड़ेंगे। वहाँ एफपीएससी चलती है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसके लिए आपको जिन्नास 14 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। यहाँ आप याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि जिन्ना के कौन से फेमस 14 पॉइंट्स थे और वो किसके कारण उन्होंने बनाए थे। कारण क्या था, उन्होंने ये 14 पॉइंट्स का डिमांड रखा और यही 14 पॉइंट्स के ऊपर ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का फॉर्मेशन होता है। वो 14 पॉइंट्स के अंदर आप लोग देख लेना इसके स्लाइड्स के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट चलता रहता है। हम लोग वापस आ जाते हैं नेहरू रिपोर्ट और नेहरू कमेटी की, जो दिसंबर 1928 के अंदर जो कांग्रेस का या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है कलकत्ता के अंदर, उसको लेके ये मुद्दा चला। अब देखिएगा कि आउटकम के अंदर क्या देखने को मिला। मुस्लिम लीग का जो प्रपोजल था उसको तो एक्सेप्ट नहीं किया गया, साथों साथ हिंदू महासभा भी बौखला रही थी, बोले आपने क्यों मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स की तरफ जाओगे तो हमको पसंद नहीं आएगा। यू विल सी दैट द मुस्लिम्स डिड नॉट एक्सेप्टेड द नेहरू कमेटी रिपोर्ट। बोले हमारे दिल्ली प्रपोजल कौन से थे, 4 पॉइंट थे, आपने 4 में से एक ही पॉइंट एक्सेप्ट किया, तो बोले हमको एक्सेप्ट नहीं करना। साथों साथ यहाँ पे जिन्ना ने 14 पॉइंट्स की डिमांड करके चला गया। हिंदू महासभा बोल रहा है कि देयर शुड बी नो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स इन इंडिया, तो हिंदू महासभा भी बौखला रहा था, बोले कुछ भी हो जाए, ये आपने कल्चरल राइट्स क्यों दिए हैं आपने मुस्लिम्स को, तो ये इसके लिए भी वो बौखला रहा था, बोले ये भी नहीं होना चाहिए, जॉइंट इलेक्टोरेट्स भी नहीं होना चाहिए, उसको लेके भी हिंदू महासभा को ऑब्जेक्शंस हो रहा था। साथों साथ यहाँ पे एक और कम्युनिटी थी इंडिया के अंदर, वो थी सिख कम्युनिटी, वो लोग भी बौखला गए नेहरू कमेटी का रिपोर्ट है। अभी सिख कम्युनिटी क्यों बौखला गई, व्हाट वाज द रीजन? बोले इनके लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स कब लागू किए गए थे, 1919 के आसपास, तो इनका जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था ना, पॉलिटिकल राइट्स, वो चला रहा था ना, वो चल रहा था, वो अच्छा खासा डेवलप हो रहा था। नेहरू कमेटी क्या बताती है, बोले इनके ऊपर जो पॉलिटिकल जो राइट्स अलग से आपने सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम के ऊपर दिए हैं, वो सब वापस खींच दो, तो यू शुड एसेंशियली लाइक नो टेक अवे द राइट्स। तो इसके कारण जब इनके रब राइट्स की, इनके जो अधिकार थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, वो जब हटाने की मांग की ना, नेहरू कमेटी ने क्या बताया, पूरे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जगह पे आपको जॉइंट इलेक्टोरेट्स करना है, तो इनको पसंद नहीं था। तो सिख, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ये तीनों के तीनों नाराज हो गए। अब आपकी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर ही आपके जितने भी पार्टनर्स थे वो सबके सब नाराज हो जाते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि नेहरू कमेटी का जो रिपोर्ट था ना, उसको बाजू वाले पार्टीज ने तो एक्सेप्ट नहीं किया। अब मुद्दा यहाँ पे दूसरा आता था कि कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी, चलो छोड़ दो, बाकी के उनके पार्टनर्स है तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो एक तो जिन्ना तो बहुत ही रेडिकलाइज वे के अंदर आगे जाते हुए बोल रहे हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे 14 पॉइंट्स का डिमांड करेंगे और फाइनली उसी के 14 पॉइंट्स के ऊपर अब वो पाकिस्तान के ऊपर मांग करेंगे। ओके, अब आप देखिए कि कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से।
हम लोग ने अभी तक जो देखा है वो है किस तरह से कांग्रेस के जो पार्टनर्स थे, जो अलायंस पार्टनर थे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वाले, वो लोग नाराज हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखना है कि कांग्रेस वाले एक्सेप्ट करेंगे। कांग्रेस का जो यंगर ग्रुप था ना, आपके नौजवान एंग्री यंग मैन कांग्रेस के अंदर उभर के आ रहे थे, उन्होंने टोटली अपोज कर दिया। बोले यार ये क्या कर रहे हो, बोले डोमिनेंस स्टेटस की तो बात है, बोले अब तो पुरानी चीज हो गई है, नाउ वी शुड डू दैट, वी शुड गो फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो नेहरू और सुभाष खास करके जो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे उस टाइम के अंदर, बहुत ही यंग जनरेशन के लीडर हुआ करते थे, उन्होंने तुरंत ही ये चीज को रिजेक्ट कर दी। एंड एज ए रिजल्ट ये लोग एक नया इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं जिसका नाम है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। नाम याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग किसके साथ जुड़ा हुआ था? इट वॉज एसोसिएटेड विद जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस एंड दे रिजेक्टेड द रिपोर्ट विच वॉज गिवन बाय नेहरू कमिटी। अब देखिएगा जवाहरलाल नेहरू खुद के अपने पिताजी के द्वारा कमिटी बनाई गई थी, उसी के रिपोर्ट का खनन कर रहे हैं, उसका खंडन कर रहे हैं। बोले वी आई एम नॉट एक्सेप्टिंग। होता है क्या आज की तारीख में? देखो ये पॉलिटिकल मैच्योरशिप अगर आप देखोगे तो वहां पे उस टाइप पे चल रहा था। बोले मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, आप ये पूरा का पूरा डिमांड कर रहे हो। दिसंबर 1928 कांग्रेस का ही सेशन कलकत्ता के अंदर भी होता है और आपके जो यंगर नेशनलिस्ट थे कांग्रेस के, वो लोग मना कर देते हैं कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इनका मान क्या था? बोले हम लोग एक ही डिमांड एक्सेप्ट करेंगे, वो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, जिसे कहा जाता है पूर्ण स्वराज। दिसंबर 1928 के अंदर ही नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस का जो यंग जनरेशन थी, जो यंग लीडर्स थे, वो मना कर रहे हैं कि हम लोग पूर्ण स्वराज की तरफ जाएंगे। सेकेंडली यहाँ पे मोतीलाल नेहरू और गांधी जैसे लीडर्स थे, वो लोग बोलते हैं कि रुको रुको, इतनी भी जल्दी क्या है। गांधी और मोतीलाल नेहरू जो बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियंस थे उस टाइम के अंदर, वो बताते हैं कि फाइनली वी हैव अराइव्ड एट अ कॉन्सेंसस। वो कॉन्सेंसस क्या था? बोले हम सब की मांग यही है कि हम लोग को डोमिनेंस स्टेटस की तरफ जाना है। तो 1 साल 2 साल 3 साल सरकार को देने चाहिए, और सरकार नहीं करती तो हम लोग इसके ऊपर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेटर ऑन यू विल सी दैट गांधी एंड मोतीलाल नेहरू ट्राइज टू परस्यूएड द यंगर नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ कांग्रेस, और उनको बोलते हैं कि सरकार को कम से कम 2 साल देने चाहिए कि वो लोग ये डोमिनेंस स्टेटस इंप्लीमेंट करे। अगर सरकार 1-2 साल के अंदर नहीं करती तो हम लोग इसके ऊपर कुछ आंदोलन करेंगे। लेटर ऑन जब आपके नेहरू और सुभाष जैसे लीडर्स से उन्होंने और प्रेशर बढ़ाया गांधी जी के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि सरकार को मिनिमम 1 साल का समय तो देना ही चाहिए। We should give minimum 1 year period, grace period to the government to implement the demands which were raised in Nehru report। और सरकार अगर एक्सेप्ट नहीं करती तो मुद्दा तो वहां पे ही अटक रहा था। अभी तक तो हमने देखा कि सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी 1 साल के अंदर, तो मैंने बताया ना कि ये बड़ी बड़ी बातें तो कांग्रेस की तरफ से होती रहती थी। इसके पहले भी कांग्रेस बड़े बड़े पिटीशंस करती थी, पर सरकार एक्सेप्ट नहीं करती। तो what if this government does not accept the demand of dominant status within a year? तो गांधी बोलते हैं कि ये डोमिनेंस स्टेटस अगर सरकार हमारा एक्सेप्ट नहीं करती 1 साल के लिए, तो मैं फिर से यहाँ पे एक आंदोलन छेड़ूंगा जिसका नाम है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और उसका गोल क्या होगा? पूर्ण स्वराज। अब आप देखिए कि कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है। एक ग्रुप ने बताया कि सरकार को 1 साल का समय देना चाहिए, दूसरे ग्रुप ने बताया कि सरकार को 1 साल का समय नहीं देना चाहिए। फाइनली एक कंसेंसस के ऊपर आते हैं कि 1 साल दे दो। पर जो दूसरा ग्रुप था उसने फिर से क्वेश्चन रेज किया कि सरकार ने 1 साल के अंदर डोमिनेंस स्टेटस इश्यू नहीं किया तो क्या करोगे तुम? तो गांधी वहां पे मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं कि कुछ भी हो जाए, कि अगर सरकार ने 1 साल के अंदर डोमिनेंस स्टेटस को लागू नहीं कराया ना, तो मैं वहां पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू करूंगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय कानून भंग। और उसका गोल क्या होगा? उसका गोल डोमिनेंस स्टेटस नहीं होगा, उसका गोल होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। सो यू सी द डिफरेंसेस which were raised on the recommendations of Nehru report tried to evolve the issue of पूर्ण स्वराज and civil disobedience movement। तब गांधी बोलते हैं कि पूर्ण स्वराज का जो सिद्धांत है उसको कंटिन्यू करने के लिए मैं आपके यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करूंगा।